हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 25 के। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम योजना में सही क्रम है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं और हमें इसमें चुनाव करना है कि इनमें से सही क्रम कौन सा है पाठ्यक्रम योजना में। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा, देन प्रस्तुति, देन पुनः प्रस्तुतिकरण, देन मूल्यांकन और देन गृह समानुदेशन। तो ये सही क्रम है पाठ्यक्रम योजना में। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के आधार पर उसके कितने चर हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। शिक्षण के कितने स्तर हैं यानी कितने चर हैं। तो 3 चर हैं, आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्यस्थ चर। ये 3 चर हैं। तो आंसर सही हो जाएगा सी आंसर। पाठ योजना निर्माण में 5 पदीय प्रणाली के प्रणेता कौन थे। तो ये थे हर्बर्ट। ये यूपी असिस्टेंट टीचर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेसन प्लान निर्माण में 5 पदीय प्रणाली के प्रणेता। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर अध्यापन की एक सामान्य प्रणाली का प्रतिपादन किया था। प्रारंभ में इसके 4 भाग थे, कौन कौन से। स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और विधि। ठीक है। 5 पदीय प्रणाली का स्वरूप दिया। इसमें इन्होंने प्रस्तावना बताई थी, देन उसके बाद प्रस्तुतिकरण, देन तुलना व संयोग, नियमीकरण, देन अनुप्रयोग। तो 5 पदीय प्रणाली, ये आप इनके जो 5 पद हैं आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य बिंदु है विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो ऑप्शंस को देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तत्परता यानी विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है ताकि बच्चे सीखने के लिए तत्पर हो सके। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। फर्स्ट आंसर सही है। आगे है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए या छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। तो टीचिंग वर्क शुरू करने से पूर्व एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो बच्चों को ना मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए ताकि बच्चे सीखने के लिए प्रेरित हो सकें। ठीक है, तैयार हो सकें। तो भी आंसर सही है। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। नहीं है बताना है। तो देखिए कौन सा नहीं होगा। 57 में देखिए, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, ये तो शामिल है, लेकिन योजना की दृढ़ता ये शामिल नहीं है। तो आंसर सही हो जाएगा डी आंसर। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्यपुस्तक पठन, रुचि, अनुभव या जिज्ञासा। तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान जो है वो है जिज्ञासा, क्रियोसिटी। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो टीचर को जो होमवर्क है, बच्चों को जो होमवर्क देते हैं तो उसकी जांच जो है रेगुलर करनी चाहिए, नियमित रूप से करनी चाहिए, है ना। आगे है, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब। तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए। टीचिंग जो है सबसे इफ़ेक्टिव कब होता है, जब उनको उनके मानसिक स्तर के अनुरूप जो है शिक्षा दी जाए, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तब ज़्यादा टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं। बालकों में अधिगम जो है ज्ञान को रटने से होता है, पाठ्यपुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है या क्रिया करके होता है। तो बालकों में अधिगम जो है शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है, पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने से होता है, ज्ञान को रटने से होता है। ये तीनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। क्रिया करके होता है यानी एक्टिविटी करके होता है। ठीक है, तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो है सीखता है उसे दोहराए, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे या बच्चा उपरोक्त सभी करे। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। इससे जो है अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है। तो फोर्थ आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है यदि, तो ऑप्शंस को देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आप ये सोचिए, आप अपना इवैल्यूएशन कर रहे हो, ठीक है। तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता, यानी छात्र जो है खुद कार्य करें, स्वायत्ता होता है डियर, उनको फ्री करना, इंडिपेंडेंट करना, ठीक है, वह नियंत्रण दिया जाए। तो ए आंसर यहाँ पर हमारा सही है। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दिया जाए, ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या इनमें से सभी। तो 65 में आंसर सही हो जाएगा हमारा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। सी आंसर सही है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे तो आप इनमें से कौन सी एक्टिविटी को चूज़ करोगे? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, ठीक। डी आंसर सही है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना चाहिए, उस पर एक भाषण देकर या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो 67 में आंसर हमारा सही हो जाएगा, वो है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद जो है निर्देश लिखकर। डी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसमें से सही आंसर होगा, देखिए सीखना जो है समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से, यानी रियलिटी से जो एग्जाम्पल्स हैं उनको क्लास में प्रेजेंट किया जाए और बच्चे जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें और शिक्षक जो है उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है शामपट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है प्रश्न पूछना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से प्रश्न पूछे, ठीक है। तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्यापन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अगर बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं हैं तो आप क्या करोगे? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार जो है रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव आंसर हमारा डी है, तो डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है: शिक्षक केंद्रीय, प्रासंगिक और व्यवहारिक, निष्क्रिय और सैद्धांतिक या रटना। तो करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग तब होता है जब अधिगम जो है प्रासंगिक या व्यावहारिक हो, ठीक है। बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन एक नए विषय के संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन करता है? अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है, एक वास्तविक स्थिति, जीवन की स्थिति, विषय से संबंधित एक कहानी या किसी भी संदर्भ में सभी शिक्षार्थियों के लिए समान। 72 में आंसर सही हो जाएगा, वो है अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है। तो फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। आगे बढ़ती है। दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वे जल्दी डैश करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है उनके लिए, उनको वो जल्दी सीखा करते हैं। तो आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा? डी आंसर। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है?
74 में आंसर हमें बताना है। तो ऑप्शंस को देख लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो कैसे बढ़ा सकती है प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को पढ़िए और फिर आप ये देखिए कि आपके अनुसार सही आंसर क्या होगा। तो 75 में आंसर सही होगा विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। डी आंसर सही है। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? वस्तुओं का परीक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड या दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना या अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। उपयुक्त नहीं है यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो डी आंसर जो है ये उपयुक्त नहीं है। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे जो हैं तो वो कैसे सीखते हैं? तो आपको पता है वो मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। यानी अगर बच्चों को पानी के बारे में पढ़ाया जाए तो उनको पानी दिखाया जाता है, जैसे अ से अनार या कुछ भी मतलब उनको पढ़ाया जाता है तो उनको उनके सामने वो चीज़ प्रस्तुत की जाती है। तो मूर्त अनुभवों से शीघ्र बच्चे सीखते हैं कक्षा 1 और 2 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। 78 में आंसर सही हो जाएगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण या अन्वेषण एवं परिचर्चा। 79 में आंसर सही हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा। डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, इसमें से बताना है कि कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए जो है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, ये तो बिल्कुल सही है। अवधारणात्मक नक्शे बनाना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी सही है। एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल जो है, ठीक है, उनके बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना। तो ये पांचों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। इट मीन्स आंसर सही हो जाएगा हमारा सी आंसर। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना या बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इनमें से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो 81 में आंसर सही हो जाएगा हमारा सी आंसर। ठीक है, सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। तो 82 में आंसर सही हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? प्रयोगशाला विधि, समूह वार्तालाप, व्याख्यान विधि या सृजनात्मक क्रियाकलाप। 83 में आंसर सही हो जाएगा हमारा सृजनात्मक क्रियाकलाप। डी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या प्रयोगशाला विधि। 84 में आंसर सही हो जाएगा
सृजनात्मक क्रियाकलाप। बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिह्नित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है खोज उपागम, मानचित्र उपागम, समस्या समाधान उपागम या अन्वेषण उपागम। 85 में सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर मानचित्र निरूपण। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। निम्न चित्र उदाहरण है रेखा चित्र का, मॉडल का, प्रत्यय मानचित्र का या बिंदु रेखीय चित्र का। तो निम्न चित्र उदाहरण है, तो आंसर सही हो जाएगा प्रत्यय मानचित्र का। आगे बढ़ते हैं। निम्न का मिलान करते हुए तालिका से हमें मिलाना, ये हमारे पास ऑप्शंस है। ठीक है, ये हमारे पास सूची ए है और हमें सूची बी के साथ इसको मिलाना है। ठीक है, तो देखिए, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्राप्त करना, तो ये किसमें होता है, अवलोकन करते हैं हम इसमें, है ना। और भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, तो इसमें हम करेंगे भाग लेंगे, क्रियाओं में भाग लेंगे। ठीक है, वार्तालाप करेंगे। अगला जो है परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की पर वार्तालाप करना, तो यहाँ पर होगा विचार करना। ठीक है, विचार करना, मनन करना। और दुग्धशाला में विभिन्न दूध के डिब्बे जो है वो बंद करना। ठीक है, उसकी उत्पादों की प्रक्रिया को बनाना या डिब्बे बंद करना, तो ये होगा किस पर, प्रश्न पूछना। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर कौन सा, फर्स्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह है वार्तालाप नीति, प्रश्नोत्तर नीति, खेल और मनोरंजन नीति या प्रदर्शन नीति। तो 88 में आंसर सही हो जाएगा खेल और मनोरंजन नीति। सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। 89 में आंसर सही हो जाएगा सृजनात्मकता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान या निर्देश। तो 90 में आंसर सही हो जाएगा हमारे यहाँ पर संवाद। ठीक है, एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, संवाद यानी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो आंसर सही हो जाएगा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो आंसर राइट होगा हमारे यहाँ पर डी आंसर। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि, तो बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं और परस्पर जो है एक दूसरे की वो सहायता भी करते हैं। ठीक है, तो सी आंसर सही होगा। ऑर्लिच एट एल 1985 के अनुसार कौन सी रणनीति वैज्ञानिक सोच और छात्र समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ाती है। लेखन रणनीति, मौखिक चर्चा की रणनीति, कार्य रणनीति या दृश्य रणनीति। तो 93 में आंसर सही हो जाएगा मौखिक चर्चा की रणनीति। बी आंसर सही है। निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है। शिक्षण रणनीति, शिक्षण युक्ति, शिक्षण तकनीक या शिक्षण विधि। तो 94 में आंसर सही हो जाएगा शिक्षण रणनीति। फर्स्ट आंसर सही है। डैश अधिगम में मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी है। छिटपुट, सर्पिल, रैखिक या वियोगी। तो 95 में आंसर सही हो जाएगा सर्पिल।
उस नियम को क्या कहा जाता है जो हमेशा एक समाधान लाता है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए? तो बताइए, उस नियम को क्या कहते हैं जो हमेशा एक समाधान लेता है, एक सॉल्यूशन लाता है, यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो उसको कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक। कलन विधि यानी एल्गोरिथम और अन्वेषण ह्यूरिस्टिक डैश की रणनीतियां हैं। शिक्षण, समस्या समाधान, अधिगम या चिंतन। तो ये है समस्या समाधान की। ठीक है। आगे है पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थियों की निम्न के लिए क्षमता का विकास होता है। एक शिक्षक के अनुभव का उपयोग करना, कम समय में अधिक जानकारी को आत्मसात करना, प्रयोग या मौखिक अधिगम को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना। तो 98 में आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर प्रयोग। सी आंसर इज राइट। सूची ए और सूची बी को सुमेलित हमें करना है, तो यहाँ पर सुमेलित कीजिए कि किसने जो है कौन सा प्रतिमान दिया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रूनर ने दिया था संप्राप्ति उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। ठीक है। और आशुबेल ने अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर ने दिया था बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और गार्डन ने दिया था साइनेक्टिस शिक्षण प्रतिमान। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? हर्बर्ट, लिपिट, फ्लेंडर या मॉरिसन? FIACS तो ये फ्लेंडर से रिलेटेड है। इसकी जो फुल फॉर्म है फ्लेंडर्स इंट्रैक्शन एनालाइज कैटेगरी सिस्टम। ठीक है। तो ना आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। फ्लेंडर्स डेवलप अ सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन एनालाइज टू स्टडी विच इज़ हैपनिंग इन अ क्लासरूम व्हेन अ टीचर टीचेस। यानी ये जो एक सिस्टम है, क्लास में जो भी हो रहा होता है, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाता है, क्लासरूम में इंट्रैक्शन होता है, तो ये उन्होंने डेवलप किया था फ्लेंडर ने। ठीक है। फ्लेंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, तो इसकी ये फुल फॉर्म है। ओके। तो यही थे आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय। रब राखा। जय भोलेनाथ।